वेलकम टू एल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल। और चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस, लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके साथ केबी के बारे में भी एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम एक बिल्कुल नया फैक्टर पढ़ेंगे, वैट हॉफ फैक्टर, जो हमारे सारे फॉर्मूलाज में कहीं ना कहीं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अगर आपको नहीं याद तो। उसका फॉर्मूला था चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज केबी इनटू मोलैरिटी, है ना। यहाँ पे केबी एक कांस्टेंट था जो सॉल्वेंट का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो केबी के बारे में हमने डिस्कस किया था, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसका नाम होता है। इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, देखो ये है मोल पर केजी, तो केजी इधर आ जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, ये केल्विन में है तो केजी केल्विन पर मोल इसके यूनिट्स रहेंगे। मैक्सिमम केसेस में आपको 99% केसेस में केबी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो केबी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो आप केबी को एक और फॉर्मूला से अलग से निकाल सकते हैं। वैसे उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया अब तक, लेकिन स्टिल हमें वो फॉर्मूला कवर करना पड़ेगा। तो केबी का एक छोटा सा फॉर्मूला जहां से हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, अब केबी का एक छोटा सा फॉर्मूला वहां पे लिख लीजिए। तो केबी का क्या फॉर्मूला रहेगा, केबी इक्वल्स टू आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास बाय 1000 इंटू डेल्टा एच। ठीक है, केबी का क्या फॉर्मूला रहेगा, आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, आपको पता ही है गैस कांस्टेंट। तो अगर ऐसा यूनिट्स में ले रहे हैं तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू जाएगी 8.314। ठीक है, टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो मान लो वाटर है तो टीबी नॉट की वैल्यू प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे केल्विन में 373 का स्क्वायर आ जाएगा। एम मोलर मास है, एम है हमारा मोलर मास। डेल्टा एच, अब डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। कौन से प्रोसेस की एंथैल्पी, हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल के दौरान कौन सी एंथैल्पी आएगी, ये आएगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो आर आ गया हमारा गैस कांस्टेंट, टीबी बॉइलिंग पॉइंट, एम आ गया मोलर मास, केबी के ये 1000 आ गया, डेल्टा एच आ गया एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब आपको पता होगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इन टर्म्स ऑफ मोल रहेगा। अगर कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, इन टर्म्स ऑफ वेट दे देगा, इन टर्म्स ऑफ ग्राम दे देगा, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। तो मान लो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, तो एक और छोटा सा फॉर्मूला आपको लिखना है। डेल्टा एच कैसे निकाला जा सकता है, डेल्टा एच निकाला जा सकता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। आप एक ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच निकालने का एक अलग से फॉर्मूला भी है, ये वाला डेल्टा एच निकालने का मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कैसे यूज करना है। तो केबी 99% केसेस में आपको दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा तो आप इस फॉर्मूले से केबी को निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको याद कर लेना चाहिए वाटर का केबी 0.52 होता है, जो कि हमने बहुत से क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, सब में वाटर का केबी 0.52 हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो केबी का फॉर्मूला रहेगा आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और ये मोलर मास किसका है, देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। एक मैं छोटा सा आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर, calculate kb of water if latent heat of vaporization is 540 calorie per gram. Latent heat of vaporization is
540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो कैसे करना, देखो हमें लेटेंट हीट दे रखी है, केबी निकालना है, और केबी निकालने के लिए देखो आर तो पता है हमें, पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी पता है 373 केल्विन, मोलर मास पानी का पता है 18, तो हमें बस डेल्टा एच चाहिए। तो डेल्टा एच इस फॉर्मूला से आ जाएगा। कैसे, देखो डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी दे रखी है 540 कैलोरी। अब देखो बच्चों, कैलोरीज ऐसा यूनिट नहीं है, यहाँ पे कैलोरी में दे रखा है, लेकिन हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये डेल्टा एच कैलोरी में फिल करेंगे तो आर भी कैलोरी वाला यूज कर लेंगे। अब आपको पता होगा कैलोरी में आर की वैल्यू कितनी रहती है 2, है ना। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए कि इन कैलोरीज आर को 2 यूज करते हैं। आर की 3 वैल्यूज आपने अब तक पढ़ी होंगी, 2 वैल्यूज जो बहुत फेमस है 8.314 और 0.0821। ये आर की एक और वैल्यू रहती है 2 ओनली इन कैलोरीज, जब कैलोरीज में क्वेश्चन आएगा। तो अब डेल्टा एच निकालते हैं पहले। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है 540 इंटू मोलर मास, पानी का मोलर मास कितना रहेगा 18, है ना। तो 540 इंटू 18, ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा एच की वैल्यू आ गई तो डेल्टा एच की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देंगे। केबी का फॉर्मूला लिखते हैं, केबी क्या है, आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास बाय 1000 इंटू डेल्टा एच, केबी का फॉर्मूला है। अब इसमें आर की वैल्यू, कैलोरीज में आर की वैल्यू रहती है 2, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 का स्क्वायर, मोलर मास 18 बाय 1000, डेल्टा एच 540 इंटू 18, तो 18 कट गया। जब हम बाकी को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.52। तो ये आ गई हमारे पास केबी की वैल्यू। ठीक है, अब यूनिट्स क्या रहेंगे, देखो बेटा कैलोरीज तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक यहाँ पे केल्विन बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मोलर मास बचा हुआ है, जिसे 1000 से डिवाइड करके उसे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो मोलर मास तो ये बचा केल्विन यहाँ पे पर केजी पर मोल। ठीक है, तो केल्विन केजी पर मोल, ये केबी के यूनिट्स आ गए, वैल्यू आ गई 0.52। याद रहेगा आपको। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है केबी के रिगार्डिंग, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व आपको ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बस एक छोटा सा पॉइंट था। अब लास्ट तीसरी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब तक हम 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी। सबसे पहले था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो भले ही सॉल्यूट NaCl हो, भले ही सॉल्यूट MgCl2 हो, तो बस जितनी अमाउंट डाली है उस पर डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, तो वो प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो आज हम तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैं रिवीजन के लिए यहाँ पे पहली 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या था आपको याद होगा, P0A माइनस P सोल्यूशन बाय P0A इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमारा पहला फॉर्मूला था जो हमने सबसे पहले किया था। इसमें P0A माइनस P सोल्यूशन, ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पूरा लेफ्ट हैंड वाला पार्ट ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे डेल्टा TB को मैं फर्दर एक्सपैंड कर देता हूँ। डेल्टा TB क्या था, TB माइनस TB नॉट। ठीक है, यहाँ पे TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमने अब तक 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप नोट कर लीजिए, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो डिप्रेशन का मतलब क्या है, कम होना, डिक्रीज होना। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर कम होगा,
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आज हम तीसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस मतलब कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। मान लो पानी है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, मान लो नमक ऐड कर दिया, तो पानी में नमक ऐड करने से पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि इसको मैं लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफ से डिस्कस किया था, इसको भी ग्राफ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ से डिस्कस करने से पहले मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, जैसे कि सबको पता होगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ये आप हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब वेपर प्रेशर की टर्म्स में इसको कैसे लिखेंगे, तो आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ it is the temperature at which vapor pressure of solid phase PHASE solid phase becomes equal to vapor pressure of liquid phase। तो जब सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। जब वाटर सॉलिड यानी कि आइस, वाटर लिक्विड यानी कि रेगुलर वाटर, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज पे होंगे, तब उस पॉइंट को बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। और हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है ना। तो अब हम देखो इसको ग्राफिकली समझेंगे। तो मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूं वेपर प्रेशर और मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं टेम्परेचर। ठीक है, अब सॉलिड और लिक्विड के लिए पहले मैं प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बना रहा हूं। प्योर सॉल्वेंट के लिए कैसे, ये है मेरे पास प्योर सॉलिड। अब आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इस तरह से बढ़ रहा है। इसको मैं लिख देता हूं सॉलिड। ठीक है, और एक ऐसा यहां पे लिक्विड मान लेते हैं, तो लिक्विड स्टेज है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी इसी तरह से बढ़ेगा। ये लीजिए, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जहां पे सॉलिड से लिक्विड की ट्रांजिशन हुई, इस पॉइंट पे देखो जितना सॉलिड का वेपर प्रेशर है उतना ही लिक्विड का वेपर प्रेशर है। तो ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा, ये वाला टेम्परेचर, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब मैं ये प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट भी प्योर सॉल्वेंट का आएगा। और जो भी चीजें प्योर से रिलेटेड होती हैं, हम इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, TF0। इतनी बात समझ रहे हैं। तो देखिए, सॉलिड का वेपर प्रेशर का ग्राफ बना लिया, लिक्विड के वेपर प्रेशर का ग्राफ बना लिया। जहां पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल है, वो वाला पॉइंट, वो वाला टेम्परेचर मेरा होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ये प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाऊं तो इस वेपर प्रेशर से कम लेवल पे बनेगा, यानी कि ये थोड़ा हायर लेवल पे है, इससे नीचे बनेगा इस तरह से। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट से लास्ट क्लास में, कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया, ये किसका वेपर प्रेशर है, ये है सॉल्यूशन का। अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं, देखो तो ध्यान से देखो, ये यहां पे ये सॉल्यूशन और सॉलिड इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे मैं टेम्परेचर चेक करता हूं नीचे, ये बन गया मेरा TF, है ना, यानी कि ये बन गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप खुद दे सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से कम हो गया, नीचे लेवल पे आ गया। तो ये जो मेरा इनका चेंज है डेल्टा TF, इसी को मैं क्या बोलूंगा, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था वो ये रहा। जैसे ही सोल्यूशन बना वेपर प्रेशर डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, इसका ग्राफ यहां तक आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ये रहा। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया, तो जितना चेंज आया उसे बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब मान लो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, उसमें नमक डाल दिया तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन नमक डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब मुझे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकालना है, तो बिल्कुल जैसे मुझे बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला मिला था बिल्कुल सेम फॉर्मूला इसका। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोलैलिटी के। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोला जाएगा KF। लास्ट टाइम कांस्टेंट था KB बॉइलिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में कांस्टेंट है KF। ठीक है, अब इस KF के कुछ नाम है। KF के क्या नाम है? एक तो इसका नाम है मोलल, MOLAL, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उसका नाम था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या होगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYO स्कोपिक, SCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू मोलैलिटी। और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा TF को एक्सपैंड करूं तो मेरा फाइनल फॉर्मूला देखो, डेल्टा TF, डेल्टा TB को एक्सपैंड किया था तो ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्योंकि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ज्यादा माइनस कम। अब इस बार देखो, इस बार हम TF नॉट माइनस TF करेंगे तो ये चेंज आएगा। TF नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो इस बार TF नॉट माइनस TF वो डेल्टा TF बनेगा। सॉल्वेंट आगे रहेगा, सोल्यूशन बाद में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूला में सॉल्वेंट बाद में आता है, सोल्यूशन पहले आएगा, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो TF नॉट माइनस TF पूरा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? इक्वल्स KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब बिल्कुल KF इतना पार्ट आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं KF के बारे में 2-3 चीजें लिखवाता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। नोट कर लिया आपने? तो क्या बना मेरा फॉर्मूला? डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, है ना। अब यहाँ पे मैं KF के बारे में कुछ देखता हूं, तो KF के यूनिट्स क्या होंगे? बिल्कुल जो KB के यूनिट्स थे। ये क्या है? केल्विन, मोल पर kg, kg ऊपर चला गया, मोल नीचे आ गया, तो क्या बना? केल्विन kg पर मोल। तो इसके यूनिट्स क्या रहेंगे? केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, और जैसे KB को निकालने का हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भरा था, वैसे ही KF का एक फॉर्मूला है। तो वैसे तो KF आपको बहुत से क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अगर नहीं गिवन तो आप एक फॉर्मूला से इसे निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है KF का? बिल्कुल पहले जैसा, R इंटू, अब TB नॉट की जगह आ जाएगा TF नॉट, मोलर मास बाय 1000 इंटू डेल्टा H। ठीक है, अब लास्ट टाइम था वेपोराइजेशन, जब लिक्विड से गैस बन रहा था, इस बार सॉलिड से लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड क्या होता है? तो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। याद रहेगा इतना पार्ट? R वही गैस कांस्टेंट है, TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वैसे तो आपको इतना याद हो ही गया होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, M है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, 1000 है, डेल्टा H फ्यूजन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सेम जैसे हमने लास्ट फॉर्मूला में किया था, अगर हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा होगा तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी
आप याद कर सकते हैं। तो डेल्टा एच फ्यूजन कैसे आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। एक फॉर्मूला ये आ गया हमारा, एक फॉर्मूला ऊपर आ गया ये वाला। अगर KF नहीं दे रखा, अगर दे रखा है तो डेल्टा TF KF मोलैलिटी आ जाएगा। मोलैलिटी आपको पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो आप ये तीसरा फॉर्मूला आज हमने नोट कर लिया। तो तीसरा फॉर्मूला डेल्टा TF इज KF मोलैलिटी और TF नॉट माइनस TF इज KF मोलैलिटी। तो ये हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूले बन गए। ठीक है, इसकी DPP मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप नहीं उस ग्रुप में ऐड तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। उसमें DPP नंबर 3 अभी इसी वीडियो के साथ में शेयर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।